हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, फेस्टिवल हो चुके हैं ओवर। ओके, तो छोटे मोटे फेस्टिवल आते रहेंगे बट हमें अपनी प्रिपरेशन से पीछे नहीं हटना है। अभी हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है आधुनिक भारत का इतिहास। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सभी वीडियोस जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उत्तराखंड लेक्चरर की सभी आपको मिल जाएंगी। ओके, तो दोस्तों अब टाइम कम बच रहा है, हमें अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो अब कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। दोस्तों, सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने डाउट्स को जो भी आते हैं आपको डाउट्स, वो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जितनी बार रिवीजन करेंगे आपके डाउट्स है ना ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जितना आप पढ़ोगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जब भी आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो बात हम ये रिवीजन की कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के लिए MCQ बेस्ड ही क्लासेस ले रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यही चीज़ मैं आपके लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि इजी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। जो लेवल एग्ज़ाम का है उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों जुड़ जाइए आप लोग चैनल के साथ में। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप में से कैंडिडेट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए। ठीक है, अधूरा मत छोड़िए, फुल वीडियो देखा कीजिए और लाइक कीजिए। पसंद आते तो लाइक कीजिए। और आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम के लिए, तो उनको शेयर कीजिए। ओके तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये जो है घटना है हमें वो बताना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, दूसरा है डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, तीसरा है 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो हमें बताना है कौन सी घटना कब हुई। देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तीनों ही घटनाएं 1919 में ही हुई है। ठीक है, तीनों घटनाएं 1919 की ही हैं। अब हमें ये बताना है पहले कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सत्यपाल का बंदी बनाया गया था। ठीक है, ये ठीक है, सत्यपाल को बंदी बनाया गया। फिर दूसरा क्या आता है इसमें, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। फिर थर्ड कौन आता है लास्ट में, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो ये इस क्रिया का सही क्रम है। ठीक है, ये जो घटनाएं हुई हैं इनका सही क्रम यही है। तो पहले नंबर पे दूसरा आएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ। यहाँ है देखो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यस, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना शौकत अली और डी है मोतीलाल नेहरू। देखो 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है हमारे, देखते हैं। फर्स्ट है शकील अली, सेकंड है मोहम्मद अली, थर्ड है शरीयतुल्लाह और फोर है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो कूट में हमें बताना है कौन सा सही है। क्या पूछा है कि किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो इनमें से कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत की थी, तो वो बताना है हमें। तो
शकील अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1 और 2 दोनों हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी मोहम्मद अली और डी शौकत अली। तो 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है हमें। तो इन ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर है लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड को वास्तविक तिथि है? ठीक है, चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है ये बताने में। ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922, बी है 4 फरवरी 1922, सी है 2 फरवरी 1922 और डी 6 फरवरी 1922। तो राइट आंसर हमारा है चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन ए है काकोरी कांड, बी चोरी चोरा कांड, सी जलियांवाला बाग कांड और डी मुजफ्फरनगर कांड। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर है चोरी चोरा कांड। किस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा कांड की घटना के बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको तो एक तरफ राइट डाउन कर लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। ठीक है, तो स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है तिलक और चित्तरंजन दास ने, बी गांधी और मोतीलाल नेहरू ने, सी है गांधी एवं तिलक ने और डी है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अब स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी उसमें इन दोनों मेंबर के अलावा एक और सदस्य थे, उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के अलावा एक और नाम है NC केलकर। ठीक है, NC केलकर। अब ऐसा हो सकता है कि पूछा जा सके। ठीक है, NC केलकर। ठीक है, NC केलकर, ये 3 मेंबर थे जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब की थी, तो आंसर होगा 1923। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1920, बी 1921, सी 1922 और डी 1923। तो राइट आंसर है हमारा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, स्वराज पार्टी वाला जो है ये क्वेश्चन उत्तराखंड LT के पेपर में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1925 ईस्वी में निम्न में से किसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है CR दास, सी NC केलकर और डी विट्ठल भाई पटेल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया था 1925 में? विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए है 1927 बी है 1928, सी है 1929 और डी 1931। अब साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1927 में। इसकी एग्जैक्ट डेट है 8 नवंबर 1927। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन हुआ। इस कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य थे, ब्रिटिश थे जो। ठीक है, जो कि ब्रिटिश थे। इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 में के अधिनियम के व्यवहारिक सफलता का पता लगाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ऑप्शन ए है इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया, बी इसमें लेबर पार्टी का प्रतिनिधि नहीं था, सी इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था और डी जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। देखिए अब साइमन कमीशन जो बना, ठीक है, इसका विरोध किया गया। इसका मेन रीज़न था, देखो ये था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये कमीशन बना, साइमन कमीशन, तो इसमें सारे ही सदस्य, जो 7 सदस्य थे, वो सारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इस चीज़ का इंडियंस ने विरोध किया था। ओके, लाहौर में इस कमीशन का विरोध करते हुए ना लाठी से घायल हो जाने के कारण 1928 में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। लाला लाजपत राय का जो निधन है ये साइमन कमीशन से ही रिलेटेड है। ओके, पूछा जा सकता है कि कौन से कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय का निधन हुआ था, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो साइमन कमीशन ही है 1928 में। इसी कमीशन के विरोध के चलते लाला लाजपत राय पर लाठी से वो घायल हो गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसने गुजरात में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी तिलक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। जो गुजरात में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ था, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। अब बारडोली का जो सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा हमारा, जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है। क्या था उसका क्या था इसमें, बारडोली सत्याग्रह में क्या था? देखो, गुजरात के बारडोली में किसानों पर 30% अतिरिक्त लगान की वृद्धि की गई थी, ठीक है। गुजरात में बारडोली में किसानों पर 30% अतिरिक्त लगान वृद्धि हो गई थी, ठीक है। तो अब इस चीज़ के लिए क्या किया, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने इसका विरोध किया। अब इस चीज़ को गाइड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है? वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे हैं, ठीक है। अब सरकार ने 30% लगान को वापस ले लिया और इस वृद्धि को 6.03% कर दिया, ठीक है। यानी कि जो 30% बढ़ाया था, विरोध के बाद वो 30% कम करके 6.03% कर दिया उसको, ठीक है। अब इस चीज़ में किसकी जीत हुई? वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई और किसानों की जीत हुई, ठीक है। तो इसी खुशी में, मेन इंपॉर्टेंट थिंग बता रही हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। इसी खुशी में बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ना, यहाँ की जो लेडीज़ थी, बारडोली की जो लेडीज़ थी, उन्होंने वल्लभ भाई को पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, ठीक है, किन के द्वारा दी गई, ठीक है। अब मेन उसमें देखो, ऑप्शन में आपको बताती हूँ, या तो महात्मा गांधी आएगा या महिलाएं आएगा, ठीक है। महिलाओं के द्वारा, गुजरात की बारडोली के महिलाओं द्वारा, या फिर महात्मा गांधी। इन दोनों ऑप्शन में से ना एक आएगा, क्योंकि है ना, देखो उनको उपाधि देने वाले, ठीक है, उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे, लेकिन सबसे पहले महिलाओं ने ही कहा कि इन वल्लभ भाई पटेल जी को ना इस खुशी के उपलक्ष्य में, इस जीत के उपलक्ष्य में इन्हें हम सरदार की उपाधि देना चाहते हैं। गांधी जी से बोला उन्होंने, ठीक है। तो गांधी जी ने महिलाओं की बात मान करके वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ओके, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा और वही ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1919 में, बी 1929 में, सी 1939 में और डी 1942 में। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1929। ओके, अब लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो, जो लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पूर्ण स्वराज की मांग भी उन्होंने ही की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की थी 1929 में। तो ये
चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, अभी बताना है हमें। ऑप्शन ए है हमारा दादा भाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पूर्ण स्वराज की अभी बात की हमने, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती, ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। बी है नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सी है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था और यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये पूरी तरह से पैदल मार्च नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन ए है 1931 में, ऑप्शन बी है 1935 एंड सी है 1942, डी है 1919। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे ये बताना है हमें। ठीक है, गांधी इरविन समझौता पर उस पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1931 में हुए थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी एग्जैक्ट डेट मैं बता देती हूँ, 5 मार्च 1931। ओके, गांधी जी और उस समय के जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। इसके दिल्ली समझौते भी कहा जाता है, इसको ना दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन जो समझौता है इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 17। दिल्ली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दिल्ली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आज़ाद और डी महात्मा गांधी। अब दिल्ली गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो जो राउंड टेबल जो समिट हुई थी, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल समिट कब हुई थी? जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यहाँ मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 में हुआ, ये चीज़ याद होनी चाहिए। सेकंड जो राउंड टेबल हुआ वो 1931 में हुआ और थर्ड जो हुआ है वो 1932 में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, मैचिंग के लिए भी पूछ लेता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी? 1930 में, सेकंड राउंड टेबल 1931 में, थर्ड राउंड टेबल जो है 1932 में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इन तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे, तीनों ही जो राउंड टेबल समिट हुई हैं उसमें भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तीनों मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थे। ठीक है, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थे। ठीक है, वो तीनों ही उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, तीनों राउंड टेबल में उन्होंने भाग लिया, बट वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधीन निर्णय की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है रैमजे मैकडॉनल्ड, बी स्टैनली बॉल्डिन, सी नेविल चैम्बरलिन, डी है विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा किसने सांप्रदायिक अधीन निर्णय की घोषणा की थी? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, रैमजे मैकडॉनल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी एग्जाम में देख लो, रेलवे एग्जाम में देख लो, सीडीएस एग्जाम में देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखा जाता है। तो इस चीज़ को तो ना रट लो। ठीक है, एसएससी में बस
ठीक है। तो 1907 में जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी भिखाजी कामा, सी हरदयाल और डी महेंद्र प्रताप। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी भिखाजी कामा। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शन ए हमारा होता है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। बी है 10 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी है 16 अगस्त 1948। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो राइट आंसर हमारा है 15 अगस्त 1947। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं थी? अब स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने कैसी समस्याएं थी? ऑप्शन ए है रजवाड़ों का विलय, बी शरणार्थियों का पुनर्वास, सी लोकतंत्र की स्थापना और डी उपरोक्त सभी। अब जब भारत देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद कैसी कैसी समस्या सामने आई? तो रजवाड़ों का विलय भी था, ये भी एक तरह की समस्या थी। शरणार्थियों को पुनर्वास, ये भी थी समस्या। लोकतंत्र की स्थापना भी करनी थी। तो ये सभी सही हैं। ठीक है, ये सभी तरह की समस्याएं स्वतंत्रता के बाद देखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम बार कब आम चुनाव कराए गए? ऑप्शन ए है 1948 से 49 में, ऑप्शन बी है 1950 से 51 में, ऑप्शन सी 1951 से 52 और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी 1951 से 1952। ठीक है। भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब कराए गए? 1951 से 52 के मध्य कराए गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का प्रारूप किस देश से अपनाया गया? भारत के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का प्रारूप किस देश से अपनाया गया? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी सोवियत संघ, सी चीन और डी यूएसए। तो राइट आंसर हमारा है सोवियत संघ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1950, बी 1952, सी 1956 और डी है 1960। ठीक है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, बी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी 7, सी 9 और डी 10। तो राइट आंसर है हमारा राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 9 मेंबर होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। महिलाओं के संवैधानिक व विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी 1995 में और ऑप्शन डी 1998 में। तो राइट आंसर है हमारा 1992। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में की गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ और डी कोलकाता। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 332, आर्टिकल 332, बी है अनुच्छेद 337, सी अनुच्छेद 338 और डी है अनुच्छेद 340। तो राइट आंसर हमारा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1998, बी है 2003, सी है 2004, डी है 2006। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2004 में। ओके, 31 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? ऑप्शन है ए 2002, बी 2004, सी 2005 एंड डी 2007। अब भारत में सूचना का अधिकार जो है कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है 2005 में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। तो सेशन को ना पूरा वॉच किया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। इससे आप ही की हेल्प होगी, आप ही को प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा स्कोरिंग को इंक्रीज़ करने की, बढ़ाने की अच्छे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, जितना कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा उतना अच्छा है। प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, प्रैक्टिस से ही हमें सब कुछ हासिल होगा। इतना दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं। हमें थ्योरी के अलावा भी प्रैक्टिस पर वर्क करना है, प्रैक्टिस पर ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हमें 4 महीने मिले, हम उसमें से 3 महीने थ्योरी पढ़ रहे हैं, 1 महीना प्रैक्टिस करें। आप 1 महीने में अपना सिलेबस पूरा करो, बाकी 3 महीने प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी 3 महीने प्रैक्टिस पर फोकस करो और देखिए आपका रिजल्ट कैसा रहता है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस को, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि प्रैक्टिस पर आप लोगों को वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जो है जीके का पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड जीके। ठीक है, ज्योग्राफी में उत्तराखंड जीके के बाद में लूँगी। ठीक है, तो और हमारा साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड भी चल रहा है। तो इसके बाद में आप लोगों के लिए उत्तराखंड की जो जीके है उसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए अब ये मैं सेशन क्लोज़ करती हूँ। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। ठीक है, साथ में, क्योंकि आप लोग साथ में बने रहते हैं तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लोज़ करते हैं वीडियो को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।